नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू शिवा स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, जो सिविल सेवा की सभी परीक्षाओं के लिए एक प्रमाणित पुस्तक है और एस.के. पांडे जी ने इसको लिखा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो इस पुस्तक को मैं शुरू से लेकर लास्ट तक कराऊँ। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस पुस्तक को आप लोगों को पढ़ना है तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक करा दूंगी आप लोगों को। फिलहाल पहला चैप्टर मैं आप लोगों को रीड करा रही हूँ, तो आप लोग इसे देखिएगा। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आवागमन। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था, जहां से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के रास्ते जाता था। वहां से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक जाता था। एक दूसरा मार्ग लाल सागर होकर मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग और वहां से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा पहुंचता था। एक तीसरा मगर कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर मध्य एशिया, रूस एवं बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। इस तरह भारत को यूरोप से मिलने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग थे। प्रथम फारस की खाड़ी से होकर एवं द्वितीय लाल सागर से होकर। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कुहरे के कारण दुष्कर था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गरम मसालों को यूरोप में बहुत मांग थी। ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, क्योंकि जाड़ों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर वे जिंदा रहते थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे, लेकिन गरम मसाले के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से पूरब के साथ व्यापार करने को ये ललायित थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए और अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़ों से बचकर पूरब के देशों से सीधे व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ थे, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप के पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी। इस समय कुतुब नुमा दिशा सूचक का आविष्कार भी हो चुका था। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल अग्रणी था। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी
द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप को खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ौच और कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थी, जहां से लाल सागर एवं फारस की खाड़ी होकर इन्हें पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली अन्य प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी सूती कपड़ा, नील, मसाले और जड़ी बूटियां। इस समय गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़ों का निर्यात होता था। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय था कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय। बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था, चूलिया मुसलमान। इस प्रकार भारत में पुर्तगालियों के आवागमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था। भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज थे। इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। हेडिंग है पुर्तगीज, ठीक है। यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कप कडाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा उतारा। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने का आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई और पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम द्वारा वाणिज्य के प्रधान उपाधि धारण की गई। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। 1505 ईस्वी में उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई। उसी वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी आल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत भेजा गया। पुर्तगालियों के यूरोप एवं भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारणों में अरबों एवं यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकाल बाहर करना और धार्मिक कारणों में अफ्रीका एवं एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं
अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 से 9 ईस्वी। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर के हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। इस प्रकार अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात प्लस तुर्की से चौल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें यह पराजित हुआ और इसका पुत्र मारा गया। लेकिन अपनी वापसी के पूर्व 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अब है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1500 ईस्वी। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया। ये तीनों नगर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर सके, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी थी। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, किंतु उसकी नीति में एक बहुत बुरी बात यह थी कि वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। जो भी हो, उसने वफादारी के साथ पुर्तगीजों की सेवा की। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उस समय पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुके थे तथा पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। अब है नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नीनो डी कुन्हा का टॉपिक मैं अगले पार्ट में कराऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।